ओके, आ जाओ यारो सब। ओके, आज फीचर्स करने थे, राइट? चलो ठीक है, थोड़ा सा एक बार क्विकली बेसिक रिवाइज करते हैं डियर, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर फीचर्स। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बेसिक वापस से रिवाइज किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे डियर कंपनी के बारे में। ठीक है, हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, ये रही आपकी कंपनी, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो। कंपनी में पैसा कौन लगाता है? आज आपको जवाब देना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक मोड पे। कंपनी में गाइस पैसा कौन लगाता है ये बता दो मुझे, एवरीबॉडी। जो बंदा कंपनी में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो बंदा कंपनी में पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, एग्जैक्टली ट्रू। ओनर्स नहीं दिया, ओनर्स मत बोलो अभी इसे। ठीक है, आप इन्हें बोलोगे शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स बोलोगे। और मोर अप्रोप्रिएट जो आपका टर्म हो जाएगा दैट विल बी योर मेंबर्स। हर एक जगह मेंबर्स दिखा होगा, और ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताया है कि शेयर होल्डर मेंबर सेम है, मेंबर शेयर होल्डर सेम है। ठीक है, ओके। तो ये लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये एरो उल्टा हो गया। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग कंपनी में ना पैसे लगाते हैं। ठीक है, फंड्स लगाते हैं। ठीक है जी, फंड्स लगा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताना, कंपनी ने क्या किया पता है क्या? आप सभी से पैसे लिए, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पैसे मांगती हूँ, ठीक है, इफ आई एम सेइंग कि भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है एंड आप लोग मुझे हजार रुपए मिल के दो। ठीक है, और वो 1000 रुपये लेके अगर हम मतलब जो जिस चीज़ में यूज़ करना था, मतलब फॉर एग्जांपल से मैंने कोई ट्रीटमेंट के लिए पैसे मांगे, ठीक है, बट मैं वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते हुए मैं कोई मस्ती कर रही हूँ या फिर कहीं पे कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मैम ये तो गलत बात है, आपने हमसे किस चीज़ के लिए लिए थे और आप क्या कर रहे हो? येस और नो? पेरेंट भी डांटते ना आपको, आप पेरेंट से पैसे लेते हो कुछ और बोल के और कुछ और करते हो। ठीक है, जाना कहीं और होता है, कहीं और घूम के एक राउंड मार के आते हो। क्यों पता नहीं हो, तो आपको पता होगा कि क्यों। ठीक है, एक नॉर्मल होता है कि भाई बाइक लेना है, यहाँ से कुछ कुछ सामान लाना है, बॉयज बैठेंगे बाइक पे, घूम के थोड़ा सा घूम के अपने जहाँ उनको जाना है वो वहाँ से घूम के एटलीस्ट एक राउंड मार के आएंगे, देखेंगे कि यार वो बंदी दिख रही है नहीं दिख रही है, अच्छा ठीक है। ओके, तो मुझे एक बात बताना, जिस चीज़ के लिए पैसे दिया अगर आपने उस चीज़ के लिए यूटिलाइज नहीं किया, मॉम डैड ने आपको पैसे दिया है और आपने उस चीज़ के लिए यूटिलाइज नहीं किया, तो आपको मॉम डैड क्या बोलने वाले, क्या करने वाले, क्या होने के वाले आपके साथ में? और अगर आप पकड़ा गए, फिर पकड़ा गए बॉस, तो तब तो खैर नहीं है। ये सर नो, अगर आप पकड़ा गए तब तो खैर नहीं है। मम्मा जो पीछे मारेगी ना से पीठ पे बुक्का, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या यही केसेस होता है कंपनी के साथ में भी? कंपनी ने भी आपसे पैसा लिया है, क्या वो पैसे की मनमानी कर सकती है? यस और नो? क्या कंपनी ने जो आपसे पैसा लिया है, क्या उस पैसे से कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है? बोलो। आई नीड योर आंसर्स। क्या कंपनी मनमानी कर सकती है? यस और नो? हेलो, तो किधर हो यार, बोलो ना फटाफट से। यस, नहीं कर सकती है। ओके, तो इनके ऊपर चेक कौन रखेगा कि कंपनी हमारा जो पैसा है, ठीक है, इतने करोड़ों लोगों के जो भी करोड़ों रुपए है, सबसे अगर हजार रुपए लेती है कंपनी, ठीक है, तो मान लो देर आर 10,000 एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे 10,000 लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये 10,000 रुपए, 10,000 शेयर होल्डर्स इंटू 1,000 रुपीज, कितना हो गया टोटल? कितना इन्वेस्टमेंट हो गया गाइस? देखना जरा, 10,000 तो पहले लिख दो, ये लो 10,000, 3 0 और लगा दो, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया टोटल? 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये 1 करोड़ रुपए एकदम छोटा सा अमाउंट लिया मैंने, सिर्फ 1,000 रुपए और 10,000, पूरे इंडिया में आपको 10,000 लोग मिल गए हैं जो वो आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना, कंपनी 1 करोड़ रुपए लेके क्या करेगी, क्या नहीं कर रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? समझ में आ रहा है? सेबी नो वे, यहां पे कहां से सेबी आ रहा है अभी? तो इसके लिए कंपनी पे एक चेक रखने के लिए कंपनी लॉ बनाया गया है। कंपनी पे चेक रखने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है।
एक ही है मैम, दोनों एक ही है, हाँ जी एक ही है, कंपनी लॉ कंपनी एक्ट एक ही है, आप इतना समझो अभी, ठीक है। मतलब कंपनीज के कुछ लॉज है जो कंपनीज एक्ट में दिए हैं, इफ आई कैन से दिस, तो वो भी चलेगा। कंपनीज ने कुछ कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, वो कहाँ दिए हैं कि कंपनी इतना ही पैसा यहाँ खर्चा कर सकती है। अगर कंपनी ने कुछ मान लो असेट खरीदने के लिए पैसा लिया है, ठीक है, कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लिया है, जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस पे आप खर्चा कर सकते हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये कंपनी को मैनेज कौन करता है? दीज आर द शेयर होल्डर्स, दीज आर योर ओनर्स, जो आपने मुझे बताया भी, दीज आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो गाइस हु आर द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी? मैनेजर्स कौन है? कौन मैनेज करता है कंपनी को? कौन मैनेज करता है? यस एवरीबॉडी, एक टर्म याद आना चाहिए, डायरेक्टर्स। कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर्स, एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ा था, यस और नो, याद आ रहा है? यस, ओके बॉस, तो ये याद आ रहा है। तो गाइस ये डायरेक्टर्स जो है, ये डायरेक्टर्स हमसे पैसा लेके, ठीक है, हमसे पैसा लेके ये लोग कहीं कुछ और अपने मज़े वगैरह ना करे, कुछ अपनी मनमानी ना करे, तो उसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 बना है, ठीक है। और ये कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। मैम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किसको पता होता है? ऑब्वियसली आप सभी का, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी बैठा है, सबका बाप बैठा है, जिसको कंपनी लॉ का पूरा 100% पूरा डिटेल्ड नॉलेज है, यस सर नो। तो ये सीएस के पास में हम जाएंगे, हम हमारी कंपनी से रिलेटेड, मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई है, ठीक है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या एमओए होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट, अगर कंपनी बनानी है तो कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, कितना पैसा लगाना है कंपनी बनानी है, तो जो भी कुछ तुम्हारे मन में विचार है, इन सब का सॉल्यूशन इस अकेले बंदे के पास होता है। तो गाइस अगर आप ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो, सिर्फ इतना समझना, ये प्रोफेशनल कोर्सेज की वैल्यू तभी होगी जब आपके पास में नॉलेज होगा। अगर आप सीए कर रहे हो, इसकी वैल्यू तभी होगी जब आपके पास में नॉलेज होगा, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट अगर आपके पास में सीए की डिग्री है तो भी कोई वैल्यू नहीं अगर नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। होता है, कई लोग ऐसे होते आते हैं जो एग्जाम्स के ओरिएंटेड सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है, सिर्फ पढ़ के वो लोग पास हो जाते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उनको कोई नॉलेज नहीं होता। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस प्रोफेशनल कोर्सेज, मेक श्योर आपका जो यहाँ पे आर्टिकलशिप होता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो कंपलसरी जो ट्रेनिंग करनी होती है, वो बिल्कुल करना, ठीक है। ओके चलो नाउ, तो कौन बैठा है यार, किससे पूछेंगे अपन ये सारी चीज़ें? ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे हमारे कंपनी सेक्रेटरी से, ठीक है, क्योंकि इसके पास में सारी नॉलेज है, सबका बाप बैठा है, इसको पूरे कंपनी लॉ के रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें आती है। नाउ वन थिंग, अगर ये सीएस के पास में नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास में जा रहे हो, ठीक है, यस मृणाल बताती हूँ सारी चीज़ें पढ़ने वाले अपन, डायरेक्टर्स का क्या क्वालिफिकेशन होता था, सारी चीज़ें, लेकिन एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले, ठीक है, डोंट वरी, सब आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। ओके मुझे एक बात बताओ मृणाल, सीएस बन गई है लेकिन कंपनी सेक्रेटरी का नॉलेज नहीं है, तो कोई काम का है क्या? गाइस विराट कोहली, ठीक है, अगर उसका क्रिकेट का स्किल निकाल दिया जाए तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या उसका कोई वजूद है? तो इतना समझना, इफ़ यू आर नॉट हैविंग नॉलेज, आपकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। डिग्री को कोई नहीं पूछता, बहुत एक्सपीरियंस को पूछता है, ठीक है, नॉलेज को पूछता है। ओके ये एक चीज़ ध्यान रखना। ओके चलो, तो कंपनीज एक्ट 2013 बन गया इनके ऊपर में चेक करने के लिए। किन के ऊपर पे चेक करने के लिए? कंपनी में पैसे किसने लगाए हैं? पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाए हैं, पैसा मेंबर्स ने लगाया है, ठीक है। तो ये जो पैसे को कंपनी अपनी मनमानी ना कर दे, उसके लिए क्या, इसके चेक के लिए, मतलब आप यहाँ पे बोलोगे, कई बार ना आपको ऐसे वर्ड दिखेंगे टेक्स्ट बुक में कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। इसको क्या मैं इन्वेस्टर्स बोल दूं डियर? इन्होंने कंपनी में पैसा डाला है ना, इन्वेस्ट किया है, बोल सकते हैं हम लोग, एवरीवन, यस और नो? इन्वेस्टर्स बोले क्या? कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ऐसे बोलूँ मैं? नॉर्मल अपना टर्मिनोलॉजी है। तो कई बार आपको टेक्स्ट बुक में ना ये ऐसे वर्ड दिखेंगे कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 इज बीइंग फॉर्म्ड।
और कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी क्या होती है गाइस, व्हाट इज योर कंपनी। तो सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कौन कौन कौन, इसका सेक्शन 220 कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 220। अच्छा, इसके पहले ना एक एक्ट एक और होता था, एक होता था 1956 का एक्ट होता था, फिर अभी अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट वगैरह किया गया ये एक्ट में, क्योंकि बहुत पुराना था यार। 1956 का एक्ट तुम 2000 में भी यूज कर रहे थे तो बहुत दिक्कत वाली बात थी। 2000 आई थिंक 12-13 तक अपन ये एक्ट यूज कर रहे थे, ठीक है। बाद में 2013 आया, उसके बाद में 1 ईयर कैसे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हुई, ठीक है। तो मुझे बताओ, इतना पुराना एक्ट, इतने पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस आप यूज कर रहे थे जो उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट थे ही नहीं। फिर और थोड़े साल होंगे, ये हो सकता है कि कंपनी तक 2013 भी अमेंड हो जाए। क्यों अमेंड होता है? टाइम बाय टाइम जिस तरह से जो भी ट्रांजैक्शन चेंज होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर मार्केट, जो एक्ट होता है, जो कानून होते हैं वो बदलते जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताना, इसका बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दादाजी लोगों के टाइम पे क्या ट्रैफिक रूल्स हुआ करते थे क्या? पुराने जमाने में ट्रैफिक रूल्स हुआ करते थे क्या? ऑब्वियसली यार, तब गाड़ी नहीं थी तो ट्रैफिक रूल्स का क्या सवाल है। कोई इंसान ऐसे थोड़ी ना एक दूसरे को आपस में टकराएगा, ऐसा तो नहीं होता था। पैदल ही जाते थे, वॉक करते थे, ठीक है, ऑफिस जाना है पैदल जाएंगे, हर एक चीज़ें रिक्शा में बैठेंगे, तो सवाल नहीं होता था ट्रैफिक रूल्स का, है ना। ऐसा तो नहीं कि इंसान इंसान से टक्कर कर रहा है, गिर रहा है, उसके रूल्स बना रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे, ऐसे तो नहीं होता था। तो ट्रैफिक रूल्स आया कब? जब ऑब्वियसली आज के सिचुएशन में जब व्हीकल्स वगैरह आई है। अब देखो, प्रॉब्लम्स आती है ना तो सॉल्यूशंस आता है। जैसी व्हीकल्स आई, लोगों के एक्सीडेंट्स होना शुरू हुए, प्रॉब्लम अराइज हुई, आया ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रैफिक रूल क्या बोलता है? अगर ग्रीन सिग्नल है तो आप बिंदास यस गो, रेड है तो स्टॉप हो जाओ रे भाई, येलो है तो बस प्रिपेयर्ड हो जाओ, यस और नो, ठीक है। तो व्हीकल्स आए, एक्सीडेंट्स वगैरह हुआ, प्रॉब्लम राइज हुई, इसीलिए ट्रैफिक रूल का आया। कंपनी में भी लोगों ने मिसमैनेजमेंट यूज कर दिया था पैसे लेके। कंपनियां ये जो पैसे लेके ना, शेयर कंपनीज कई बार गलत यूज कर रही थी पैसों का, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने बोला था। मान लो ये लोग बोल रहे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम आपसे पैसे लेते हैं, बट इन्होंने उस पैसे के लिए यूज ही नहीं किया। ये आता है, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी पूरा डिटेल्स देगी आपको कि वो कहाँ कैसे आपके पैसे यूज करने वाली है, ठीक है एवरीवन। संतोष ने रेड ग्रीन येलो पूरा भेज ही दिया है ना। चलो, ये समझ में आया। तो कंपनीज एक्ट 2013 बना। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या दिया है? इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। किन किन के लिए दिए हैं? जो कंपनी आज की डेट पे एग्जिस्टेंस है, जो कंपनी पहले भी थी, जो कंपनी आज है और जो कंपनी पहले भी थी, समझ में आ रहा है, और जो आने वाली है, इन सारी कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2013। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ये 2013 का एक्ट है तो 1956 में जो कंपनी फॉर्म हुई थी उसको नहीं लगेगा, सबको एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? उसने अपने एक दायरा फिक्स कर दिया। समझने की कोशिश करो, ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसने अपना एक दायरा फिक्स कर दिया कि भाई मेरे हिसाब से कंपनी कौन होगी, विच इज, अब ध्यान से, अब आपको ये समझेगा, which is incorporated under this act, जो इस एक्ट के तहत incorporated है, and जो which is incorporated under any other previous laws। everybody clear? लर्न हुआ क्या मेरे साथ साथ? ये बोलो, कंपनी क्या होती है? क्यों कंपनी एक्ट में कंपनी को डिफाइन किया? क्यों भाई? क्योंकि लोग ये भी तो बोल सकते थे ना कि 1956 की कंपनी है, कंपनी एक्ट 2013 जो है वो हमको एप्लीकेबल नहीं होता है, इसलिए कंपनी को डिफाइन करना जरूरी हुआ। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? नहीं नहीं नहीं, उनके लिए अलग एक्ट है, उनके लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, उनके लिए अलग एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, सबके लिए अलग अलग एक्ट है, ठीक है। यस, रुनाल पूछिए मैम बैंकिंग के लिए भी यही एक्ट है क्या? ना डियर, ठीक है। चलो, तो अब फटाफट से मेरे साथ साथ अब एकदम कमर कस लो और मस्त तरह से पॉइंट लर्न करने की कोशिश करो। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब 2013, ये एक्ट मतलब दिया 2013, एंड एनी अदर एंड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पहले का कौन सा कंपनी लॉ था? कंपनीज एक्ट 1956।
ठीक है, समझ में आया? एक बार एक्ट लिखा है, दूसरी बार लॉ लिखा है, तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। एक्ट में ही लॉज दिए होते हैं, एक्ट में ही रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ये पॉइंट को हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये आप जब नॉर्मली पढ़ते हो ना, दिमाग में भी नहीं आते कि अच्छा यहाँ पे पहली बार बोलेंगे तो एक्ट है, दूसरी बार बोलोगे तो लॉ है, क्योंकि अभी एक प्रिवेलिंग एक्ट है 2013 का। तो जब तुम 2013 की बात करो तो वो एक्ट है, ठीक है, वो एक स्टैच्यू है। बट जब आप पहले के किसी लॉज की बात करो तो वो आपके लॉज कहलाएंगे। समझ में आया कंसेप्ट? वेयर टू यूज लॉज एंड वेयर टू यूज एक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? एक एक वर्ड को पकड़ा है अपन ने ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो एग्जाम में। अच्छा, डेफिनेशन कर रहे होंगे तो डिक्टो कर सकते होंगे तो ही करना, नहीं तो मत करना। लेकिन डिक्टो बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है ये तो। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, अच्छा इट मीन्स अ कंपनी, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ, ठीक है, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। डन? शैल आई मूव अहेड? शैल आई मूव अहेड गाइस? यस और नो? तो चलो यार, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई कि भाई कंपनीज बनी हैं। कंपनीज एक्ट 2013 जो बना है वो इसलिए बना है कि टू प्रोटेक्ट, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, एक ही बात है। डन? चेक कर सके किस पे? डायरेक्टर्स पे, प्रॉपर चेक कर सके, ठीक है, कि दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, ये चेक कर सके कि कंपनी, आपकी कंपनी ने कंपनीज एक्ट, आपकी जो कंपनी बनी है, आपकी कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 का प्रॉपर कंप्लायंसेस किया है या नहीं किया है। और उसके लिए आपको कंपलसरी हर एक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही पड़ता है। और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि भाई पेड अप शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ है या उससे ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ये अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा था। एवरीवन, डिड यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर दिस? कि हर एक कंपनी, और यार 10 करोड़ तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। अब समझो 1000 रुपए अगर 10,000 लोग भी मिल गए ना कंपनी को तो आराम से उसके बाद में 1 करोड़ आ जाता है। तो 10 करोड़ तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी नॉमिनल अमाउंट यार। कंपनी के केस में, कंपनी ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा सा सोचो ना, ठीक है, ओके। तो कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? कोई भी सेक्रेटरी है कंपनी का, उसका काम क्या होता है कि वो चेक करेगा कि कंपनी एक्ट 2013 के सारे कंप्लायंसेस पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसलिए इन्हें कई बार कंप्लायंस ऑफिसर भी बोला जाता है। एक मिनट मैम, आपने क्या बोला? एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कंपनी सेक्रेटरी का काम ये होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के सारे कंप्लायंसेस, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे कंप्लायंसेस, इन सबको मैं एक वर्ड दे रही हूँ, कंप्लायंसेस जो कंप्लाई करने पड़ते हैं, कंप्लायंसेस जो कंप्लाई करने पड़ते हैं, क्या वो कंप्लायंसेस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए? कहाँ पे? कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं किए, ये कंपनी सेक्रेटरी चेक करेगा और वो एक रिपोर्ट देता है। समझ में आया? यहाँ तक एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है गाइस, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। बोलो जी, डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? क्लियर? पक्का? पक्का डिया? ओके ओके बॉस, चलो जी। तो एक चीज इतना ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, एसपी जो सब्जेक्ट है, 11th स्टैंडर्ड का एसपी सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड में भी है। मतलब ये सब्जेक्ट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना वाला है यार, बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेगा। 11th में नहीं, 12th में नहीं, बीकॉम में नहीं, एमकॉम में नहीं, ठीक है, बीबीए में नहीं, एमबीए में नहीं, सीए में नहीं, सीएस में नहीं। मतलब सोचो, ये सब्जेक्ट तुम्हारा हमेशा साथ में चलने वाला है, समझो। आप जब तक पढ़ाई करोगे तब तक आपको कंपनीज के से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना ही पड़ेगा। तो टेक दिस सब्जेक्ट एज वेरी वेरी सीरियस, ठीक है, ओके। अच्छे से पढ़ो, एकदम शांति से। चलो भाई, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ईयर। अब ये कंपनी बनाने के फायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी? क्या फायदे हैं डियर? कंपनी क्यों बनाई जाए? फायदे क्या है? क्या फीचर्स है, या आई कैन से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है? बोलो एवरीबॉडी, आप ही बोलो मुझे, क्यों कंपनी बनाना है?
कंपनी क्यों बनाना है? बोलो, अब आपको बोलना ही पड़ना है। अच्छा, इसका सबसे पहला फायदा, ठीक है, सबसे पहला फायदा, सेपरेट लीगल ओनरशिप। क्या आपने इसके टर्म के बारे में पहले कभी भी सुना है? एक एक टर्म को अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे, बिकॉज आगे आपके पूरे बीकॉम लाइफ तक ये टर्म्स आपका पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है। ये जो आंसर है ना, ये आंसर आपके बीकॉम में भी आने वाला है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ठीक है। तो ध्यान से समझते हैं। यस, बड़े बड़े बिजनेस के लिए, जब बड़े बिजनेसेस आपको करने होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस करने होते हैं, लार्ज पैसा चाहिए होता है, लार्ज फंड्स चाहिए होता है, कुछ बड़े लेवल पे जब कुछ करने की चाहत होती है तो कंपनी बनाना पड़ता ही है, क्योंकि हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। किसकी ज़रूरत आ गई? एलएलपी की ज़रूरत आ गई, मतलब सॉरी, फिर हमने बोला कि भाई फैमिली, चल यार पूरी फैमिली मिलके बिजनेस कर लेते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फिर बोला कि यार घर में एक परिवार कितना पैसा, तो फिर हमने पार्टनरशिप खोली कि यार चल इस दोस्त के पास में, परिवार से नहीं है, परिवार में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास में बहुत पैसा है जिसके साथ अपन मिलके बिजनेस कर सकते। फिर अपन अपने फ्रेंड्स को ढूंढे कि चल यार मेरे पास नॉलेज है, तू सिर्फ पैसा लगा, ठीक है, तो अपन मिलके धमाल करेंगे। तो आप उनके साथ में कर रहे हो, किसी बाहर वाले के साथ में कर रहे हो, वो दो लोग आप लोग मिलके बिजनेस कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है, फिर किसकी ज़रूरत आ गई? कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ 10 ही लोग अलाउड है, एटलीस्ट 10 मेंबर्स, ठीक है, बट वो भी कुछ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कॉजेस के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देन यू कैन फॉर्म कंपनी। फिर आप और पैसा चाहिए, कुछ बड़ा करना चाह रहे हो लाइफ में, मतलब जब लंबे लार्ज बिजनेसेस की ज़रूरत होती है, लार्ज बिजनेस करना है जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, तब किसकी जरूरत आती है? कंपनी की जरूरत आती है। ओके, नाउ इसलिए हमने क्या बनाया? कंपनी। तो अब ये कंपनी के फीचर्स पढ़ रहे हैं, अब ये हम लोग कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वन बाय वन इन डिटेल, ठीक है। पहला वन, सेपरेट लीगल ओनरशिप होती है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? सेपरेट लीगल ओनरशिप मतलब क्या? एवरीबॉडी, क्या होता है सेपरेट लीगल ओनरशिप मतलब? या सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दो। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? यस, लिमिटेड लाइबिलिटी, ओनर एंड कंपनी इज डिफरेंट, एग्जैक्टली ट्रू, ट्रू। आर्टिफिशियल पर्सन है, ओके, बोलो बोलो, जो कुछ आ रहा है मन में बोलो। अगर ये पॉइंट आया तो एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, नाउ से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, संतोष है, ठीक है, संतोष की गर्लफ्रेंड है, संतोष और संतोष की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब संतोष क्या करता है कि संतोष जिसको लेके जाता है यार शॉपिंग के लिए, ठीक है, वो लोग वो बोलती है कि चलो यार कहीं पे घूमने, जानू हम लोग चलो ना कहीं पे घूमने के लिए चलते हैं, ठीक है, बहुत बोर हो गया है, बस यहीं पे बैठे रहते हैं, तुम हमेशा मुझे बेंच पे बैठा देते हो, बातें बातें करते हो, बहुत बोर हो रहा है, चलो थोड़ा तो घूम फिर के आते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो संतोष बोलता है चल ठीक है यार, ये बंदी मेरे को शॉपिंग के लिए लेके जाती है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि आज होने वाला है खर्चा, ठीक है, ये लेके जाती है उसको शॉपिंग के लिए। जाते हैं लोग सीधा मॉल में जाते हैं, ओके, ठीक है। शॉपिंग हुई, जैसी वो बंदी, मतलब जैसी शॉप में गया ना, फिर वो भूल जाती है उसको, ठीक है। अभी संतोष का कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो गया, तब तक इम्पोर्टेंट कुछ फ़ोन आ गया घर से, तो उतने में ये बंदी आ जाती है सारी शॉपिंग वॉपिंग करके, 5,000 का बिल लेकर आती है। संतोष जैसी बिल देखता है एकदम अटैक, तो संतोष बोलता है यार
चल ठीक है, अभी बोले भी तो क्या बोले ना, मतलब फर्स्ट टाइम वो बाहर लेके गया, वो मना भी तो नहीं कर सकता ना। संतोष मना कर सकता है कि पहली बार लड़की को घुमाने लेके गए, मना कर सकता है? हाँ संतोष, 5,000 की उसने शॉपिंग कर ली है, क्या बोलेगा? बोलते क्या बोलूँगा मैम। अच्छा, उतने में वो बंदी के घर का फ़ोन आ जाता है, मम्मा का फ़ोन आता है कि बेटा कब तक आ रहे हो आप? तो बस मम्मा आ ही रही हूँ। तो वो ये बोलती है यार चल फटाफट से जल्दी कर, मुझे घर जाना है, घर में बुला रहे हैं। तो वो बोलती मम्मा मैं ना बाहर आई हूँ, मैं आपके लिए भी कुछ सामान लेके आती हूँ। तो वो एक शॉपिंग एक और खरीद लेती है, ये एक और क्लोथ्स खरीद लेती है, मम्मा के लिए भी कुछ गिफ्ट ले लेती है। ये बढ़ गए उसके 1,000 रुपये। फिर उसके डैडी का फ़ोन आता है कि बेटा कहाँ हो आप अभी तक आए नहीं हो, रात के 9 बज रहे हैं, आप अभी तक आए नहीं हो। अरे पापा मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ में ना शॉपिंग के लिए आई थी, आप चिंता मत करो, आपके लिए मुझे मस्त वाला, क्योंकि उसको डर है ना वो बंदी को कि घर में आए कुछ डांट वाट ना पड़ जाए, तो एकदम मस्त पहले उन्होंने खुश कर दिया उसने अपने डैडी को कि डैडी मैं आपके लिए ना, मुझे एक कुर्ता बहुत पसंद है तो मैं आपके लिए वो लेकर आ रही हूँ, ये लो, और एडिशन हो गया बिल में। 7,000 रुपये का बिल बना और संतोष अपना चुपचाप पेमेंट कर रहा है और जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बार वापस से ये इसको फ़ोन करती है, बोलते यार जानू बहुत बोर हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है यार, आप मुझे कहीं बाहर ही नहीं लेके जाते हो। मतलब जिस 15 दिन बाद में वापस से फ़ोन करती कि आप अपन कितने दिन हो गए नहीं मिले, चलो ना अपन यहाँ मिलते हैं, थोड़ी मूवी वगैरह देखेंगे। ठीक है, थोड़ी मूवी वगैरह देखेंगे। वापस से उसका फ़ोन आता है यार, वापस से वो बोलती कि नहीं मुझे एक काम करते हैं, मूवी वूवी कैंसिल रखते हैं। अच्छा लेके तो जाती है मूवी बोल के, बाद में तुरंत मॉल में, नहीं यार एक काम करते, अभी मॉल्स एंड मूवी ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही होते हैं, पीवीआर एंड मॉल्स में ही होता है। तो बोलती है यार सुनो ना, मुझे वो बहुत पसंद आया, मुझे ना वो ड्रेस बहुत पसंद आई यार। तो बोला ठीक है ले लो, आपको पसंद आ रही है तो। ऑब्वियसली इसको भी तो गर्लफ्रेंड को अपने इम्प्रेस करना है, अच्छी है बंदी, ठीक है बहुत प्यारी है। तो इतने पसंद किया, उस पर बिल, यार उस पर तो 4,500 का बिल लिखा है, मैंने तो आज तक इतने का महंगे कपड़े कभी लिए ही नहीं है। तो कोई ना ले लो। संतोष भी अपना दिलदार होके बोल रहा है ले लो। तुरंत घर वालों का फ़ोन आता है, मम्मा का फ़ोन, बेटा क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहे हो आप? तो ये बोलता है कि ये बोलती है मम्मा कुछ नहीं, बाहर आई थी थोड़ी शॉपिंग के लिए, फ्रेंड्स के साथ देख रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, आपके लिए कुछ लाना है? हाँ हाँ मेरे लिए भी कुछ लेके आ जाओ। बिल बन गया 1,000 का बिल। डैडी का फ़ोन, बन गया 1,000 का बिल। वापस से कितने हो गए, 6,500। वापस से संतोष दिल पे से पत्थर रख के पेमेंट करता है और बोलता है यार ये कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ये साला जब तक ये मेरे साथ में घूमती है, जब तक बात करती है, जब तक खाना पीना खाते हैं हम, जब तक मूवी देखते हैं, तब तक कुछ नहीं होता है, और जब सिर्फ और सिर्फ जब बिल के पेमेंट की बारी आती है तभी इसके घर वालों का फ़ोन आता है, तभी इसको घाई होती है, तभी इसको घाई मचती है कि नहीं यार अब चलना है घर पे। क्यों भाई ऐसा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी संतोष बोलता है कि अब यार इसको तो मेरे को भी दिखाना है कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मतलब हर बार, एक बार वापस से फ़ोन आया, अच्छा सुनो ना मेरे फ्रेंड है ना, उसकी शादी है, ठीक है, मेरी जो फ्रेंड है उसकी शादी है, तो मुझे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह के लिए जाना है, क्या आप चल रहे हो साथ में? मतलब वो ये बोलती कि मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं, क्या तुम चल रहे हो? तो संतोष बोलता है मतलब यार चल, आज अपना खर्चा नहीं है, वो अब उसके लिए करेगी शॉपिंग, अपनी वाली भी करेगी नहीं, चल ठीक है चल देता हूँ। बट शॉपिंग के लिए गई, मन ललचा वापस से उसकी गर्लफ्रेंड का, यार मुझे ना वो बहुत पसंद आ रहा है, हालांकि खरीदना था उसको ने, बट यार फ्रेंड की शादी है संतोष, आप समझो ना, मुझे भी तो ड्रेसेस चाहिए ना पहनने के लिए। तो यार चल ठीक है, वापस से बिल देखा, 8,000 रुपये का उसने एक ड्रेस ही पसंद किया है। तो 8,000 का ड्रेस, वापस से जैसे ही फ़ोन आता है, ठीक है, जैसे ही फ़ोन आता है, अभी इसने क्या बोला, इसने अपने फ्रेंड्स को क्या बोला, यार तू कॉल कर लिया कर, ठीक है, उसको तू कॉल कर, मुझे सिर्फ उसका रिएक्शन देखना, मुझे सिर्फ झोल लग रहा है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो उसने जैसे ही बोला 1,000 रुपीज़, फर्स्ट टाइम बोलती है मम्मा का फ़ोन आया, दूसरी बार बोलती है भाई डैडी का फ़ोन आया, वापस से उसने बिल बना दिया उसका 10,000 रुपये का वापस से। उसको ध्यान में आया यार, वो बोला बैठ, एक काम कर भाई तू बैठ यहाँ पे, सुन मेरी बात, आज के बाद से
तेरे को जो खरीदना है तू तेरे रुपए से खरीदेगी, और जो मेरे को खरीदना है मैं, अरे दिमाग सटक गया यार संतोष का भी, उसके अंदर भी पेशेंस की लिमिट होती है। कोई भी लड़की ऐसे करेगी तो किसी का भी हाल ऐसी होगा, ये सहन होगा ही। तो सीधा बैठाता है, बोलता है अरे गाइस ये तो छोड़ो, ये तो सिंपल शॉपिंग की बात है, आजकल तो नॉर्मल, पहले फ़ोन कॉल्स में भी ऐसा होता था, ठीक है, पहले फ़ोन कॉल्स में भी ऐसा होता था कि जब अपना जियो फ्री मोड पे नहीं आया था ना, जियो फ्री मोड पे नहीं आया था, ठीक है, तो तभी भी ऐसा होता था कि तुमको कॉल करना है, तुमको बात करनी है तो तुम अपना रिचार्ज करो, तुम कॉल करो, मुझे बात करनी होगी तो मैं अपना रिचार्ज करूंगा, मैं कॉल करूंगा। गाइस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और हमेशा लड़कियां ऐसी करती है बॉयज़ के साथ में, हमेशा। मतलब अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो सीधा उस पर बिल चिपकाती है। तो सीधा उसने उसको बैठाया और बोला कि भाई आज के बाद से चाहे तेरा शॉपिंग है, चाहे तेरा डिनर है, चाहे फ़ोन कॉल है, कुछ भी है, TTMM, तुम तुम्हारा देखो, मैं मेरा देखूंगा। हम साथ में डिनर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप आपके एक्सपेंसेस पे करो, मैं मेरा पे करूंगा। शॉपिंग मैंने तो कुछ की नहीं यार, सारी शॉपिंग आप कर रहे हो और हर बार आप इतना इतना बिल बना रहे हो। तो आज के बाद से TTMM की पॉलिसी रहेगी, आपको जमता है तो आप मेरे साथ आओ, अदरवाइज नहीं आओ। सीधा उसने क्लियर कट बोल दिया। तो उसको भी समझ में आ रहा है, संतोष को भी समझ में आ रहा है कि नहीं यार कुछ गलत हो गया, ठीक है, कुछ गलत हो रहा था। तो उसने ये फंडा, ये पॉलिसी बना दी कि भाई आज के बाद से, कहीं दिक्कत आ रही थी, कुछ इश्यूज आ रहे थे, इसलिए पॉलिसी बनी। और यही पॉलिसी है आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डज इट मीन? ठीक इसी केस में कंपनी में भी ऐसे ही होता है, कंपनी में भी ऐसे ही होता है। कंपनी में इन्होंने पैसा लगाया, किन्होंने पैसा लगाया है? शेयर होल्डर्स ने लगाया है, या आई कैन से मेंबर्स ने लगाया है, और इनका एक दूसरा नाम है इन्वेस्टर्स ने लगाया है। तो कंपनी में भी ऐसा ही होता है, कंपनी में भी ऐसे ही होता है। कंपनी अलग, ठीक है, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? मेंबर्स करते हैं। कंपनी को कौन, मेंबर्स बोल रही मैं, सॉरी, कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है गाइस? कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं ये डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो ये डायरेक्टर्स अलग है, कंपनी अलग है। इन केस मतलब ये दोनों अलग है, कंपनी अलग है, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर आप, ठीक है, मतलब किसी को अगर कोर्ट केस करना है, मान लो कंपनी ने ना किसी के खिलाफ कुछ गलत कर दिया, या कंपनी में लेट से कंपनी में काम करते करते एक आधी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, होता था ना पहले फैक्ट्रीज में काम करते थे, सुना है कभी ये केस कि कंपनी में काम करते करते किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कंपनी का लीगल लायबिलिटी बन जाता है उसको पे ऑफ करने का। सुना है ये चीज़? तो कंपनी अलग, फिर तुम डायरेक्टर्स या इनसे पैसे नहीं मांग सकते हो। किसी को कंपनी के तरफ कोर्ट केस करना है तो कंपनी के नाम पे करेगा। समझ में आ रहा है? कंपनी चाहे, कंपनी अपने असेट्स खुद के नाम पे खरीद सकती है, खुद के नाम पे खरीद सकती है, कंपनी अपने असेट्स खुद बेच सकती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है वो, इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। ये कई बार आपके टेक्स्ट बुक में बहुत बार ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये समझ में आया? तो कंपनी, भाई तू अलग आज से और मैं अलग। डायरेक्टर्स ने कोई चीज़ गड़बड़ की है, ठीक है, मान लो अभी ऑब्वियसली कंपनी को तो डायरेक्टर्स ही चलाते हैं, लेकिन मान लो कुछ डिसीजंस ऐसे हो गए हैं कि जो डायरेक्टर्स ने ना गलत ले लिया है, तो उस केस में डायरेक्टर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। डायरेक्टर्स की गलती के कारण कंपनी को लॉस हुआ है, तो आप डायरेक्टर्स को के प्रति कोर्ट केस फाइल करोगे, कंपनी के केस में नहीं करोगे। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो आज के साथ, आज के इसमें तू अलग है, भाई मैं अलग हूँ, तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा, साथ में रहेंगे बट तुम तुम्हारा, मैं मेरा। समझ में आया एवरीबॉडी? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार। चलो आ जाओ। अब इस पॉइंट में ना मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट, ये एक टर्म ऐसा था जिसपे इतने सारे कंसेप्ट आपके ये होते हैं, मैच करते हैं। देखो अभी वॉलेंटरी एसोसिएशन, एक मिनट, हाँ ये रहा सेपरेट लीगल एंटिटी। आ जाओ इधर। A joint stock company is a legal entity. It enjoys separate legal status. अलग से उसका एक separate legal status है कंपनी के नाम से। कंपनी का नाम होता है रिलायंस कंपनी, ठीक है, टाटा, टाटा कैपिटल्स, सबके नाम होते हैं अलग से।
तो it enjoys separate legal status. Its existence is different from its members and directors. members अलग है, directors अलग है. समझ में आया क्या? अगर तुमने मेंबर्स ने जो पैसा लगाया कंपनी में, तो तुम अगर मान लो कुछ गड़बड़ कर दी तो किसको पकड़ोगे आप? डायरेक्टर्स को पकड़ सकते हो. यस एवरीवन? हाँ हाँ हाँ. KMPs ओके, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आइडिया जो आप पूछो ना, की मैनेजरल पर्सनल वगैरह, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में. समझ में आया? चलो अब तो संतोष को ही पकड़ेंगे. संतोष बोल रहे मैम अगली बार से मेरी शादी है, मेरे एग्जाम्पल्स मत देना, मेरे को मत पकड़ना. चलो जी आ जाओ. ये समझ में आया? सेपरेट लीगल एंटिटी, सिर्फ 2 लाइन लिखा, मोर देन इनफ है. बोलना क्या है आपको कि ये जो डायरेक्टर्स है, ये जो मेंबर्स है, ये अलग है. जिन्होंने पैसा लगाया है और जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, दोनों अलग है. समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? ओके, तो ये वाला पॉइंट हुआ अच्छी तरह से. इसी के साथ ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा कि इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन. एक आर्टिफिशियल पर्सन है यार. क्या कंपनी को तुम छू सकते हो? मतलब आर्टिफिशियल, क्या उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस है? क्या वो चल सकती है? क्या नहीं, वैसा नहीं है. आर्टिफिशियल पर्सन है. इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कानून के तहत उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया. ठीक है, कि ये तुम उसके नाम पे, तुम रिलायंस कंपनी के नाम पे कोर्ट केस फाइल कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकते हो. समझ में आया? डन. लाइक नेचुरल पर्सन इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन. अब मुझे एक बात बताओ, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, कोई रोबोट टाइप है जो खुद ब खुद काम नहीं कर सकता, तो उसको चलाना पड़ेगा. कौन चला रहा है उसको? Hence it is called as artificial person and it acts through board of directors. What is board of directors? क्या होता है? The directors, they are collectively known as board of directors. याद आ रहा है last lecture? Every one of you. It enjoys certain legal rights. कुछ उनके पास में legal rights है. ठीक है, वो एक लीगल एंटिटी है, वो एक, इसके पास में कुछ लीगल राइट्स है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है. क्या क्या राइट्स है? तुम अपने खुद के नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर सकते हो कि ये कंपनी केस में. आप अपने अंडर में एम्प्लॉइज रख सकते हो. ठीक है, ये देखो अपॉइंट कर सकते हो आप एम्प्लॉइज. आपको कोई एसेट को परचेज करना है अपने नाम पे, आप कर सकते हो. आपको कोई एसेट सेल करना है, आप आपके कंपनी के नाम के तहत आप कर सकते हो. फिर कुछ भी होगा, फिर मान लो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कंपनी को पकड़ा जाएगा, डायरेक्टर्स को नहीं पकड़ा जाएगा. और मेंबर्स को पकड़ने की तो सवाल ही नहीं उठती है. उन्होंने तो सिर्फ पैसा दिया, काम खत्म हो गया उनका. यस और नो? समझ में आया? दिस 2 पॉइंट था क्लियर एवरीबॉडी? Everyone, is this 2 points are clear? Separate legal entity, artificial person, दोनों साथ साथ याद आने चाहिए एग्जाम में. ठीक है, अब एटलीस्ट ना आपको 8 कैरेक्टरिस्टिक्स तो आनी चाहिए. बुक्स में है 10-12, बट आपको कम से कम 8 तो एग्जाम में लिख कर ही आना है. ठीक है, एंड इससे 8 मार्क का एक क्वेश्चन बनता ही है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पीछे, जो आपका साथ नहीं छोड़ना है. बीकॉम लेवल तक आपका साथ नहीं छोड़ना है. ठीक है, ओके. तो सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या लिखोगे कि भाई तू तेरा मैं मेरा. TTMM यहाँ लिख के रखो, समझ में आ जाएगा. आर्टिफिशियल पर्सन में क्या लिखोगे कि वो खुद ब खुद एक्ट नहीं कर सकता. खुद ब खुद वो क्या बोलो, इट कैन नॉट एक्ट एज ऑन इट्स ओन. ये एक पॉइंट याद आ गया ना कि आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद ब खुद काम नहीं कर सकता, उसको चलाना पड़ता है. जैसे कोई बीमार इंसान, उसको अपन को पकड़ के चलाना पड़ता है, वैसे है ये. ठीक है, तो यहाँ पे वैसा लिख दो कि भाई खुद से काम नहीं कर सकता. कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन. सिर्फ इतना अपने ध्यान में आ गया आपको एग्जाम के 1 दिन पहले भी, तो आप पूरा आंसर खुद ब खुद लिख सकते हो. डन एवरीबॉडी? ये वाला पॉइंट भी इससे रिलेटेड है. सेपरेट ओनरशिप भी है और सेपरेट मैनेजमेंट भी है. ओनरशिप क्या होती है भाई? वापस से मैंने अभी आपको वही बताया कि ये जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, और ये जो डायरेक्टर्स है जो कंपनी को चला रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है. सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एक कंसेप्ट, एक एग्जांपल, आपके 3 पॉइंट्स पूरे क्लियर हो रहे हैं. एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? शेयर और डायरेक्टर्स अलग है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अलग है. जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. उनकी कंपनी में क्या है गाइस? ओनरशिप है.
समझ में आ रहा है। और ये लोग कंपनी में को मैनेज करते हैं, ये इनका कंपनी का पूरा होल्ड है, इनका मैनेजमेंट करते हैं पूरी कंपनी का। शेयर होल्डर्स के पास में कंपनी की ओनरशिप होती है, और वहीं पे आप बोलोगे डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेजमेंट करते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आएगा डियर, सब आने वाला है। मृणाल चिंता ना कर, पहले ये 3 पॉइंट जो आपस में को रिलेटेड है, ये हुआ क्या? पहला, सबसे पहला पॉइंट बोलो मुझे क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? लिखो यहाँ पे तीनों पॉइंट्स। आप अपने सीक्वेंस बताओ जिसके हिसाब से ऑटोमेटिकली ना आपको आंसर्स याद हो जाए। सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्टिफिशियल पर्सन है वो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? सेपरेट ओनरशिप है, ओनरशिप अलग लोगों के पास में है, एंड मैनेजमेंट इसका अलग लोगों के पास में। ये दिस 3 पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो जी, ये समझ में आया कि इनका रिलेशन कैसे है। आपको मुझे कैसे तो भी करके 10 पॉइंट याद दिलाने, ताकि तुम एग्जाम में जाओ ना तो भूल भी गए तो 2 पॉइंट भूल के भी तुम्हें 8 पॉइंट तो तुम्हारे माइंड में फिक्स बैठेगा। तो मुझे आपको कैसे तो भी 10 पॉइंट लर्न करवा के दे रहे हैं, ठीक है। दिस 3 पॉइंट अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एकदम को रिलेटेड है, कुछ भी दिमाग नहीं लगता। बोलो दर्शन, समझाऊं अच्छे से? कैन आई मूव अहेड? यस, ओके बॉस, चलो आ जाओ। लास्ट पॉइंट फॉर द डे। अब यहाँ पे आंसर्स कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं भी पूछा है ना, तो भी 3 से 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा जाता है। और शॉर्ट नोट पूछा है तो आप समझो एटलीस्ट आपको हाफ एन पेज लिखना है, आधा पेज लिखना है कंटेंट में। तो आधा पेज लिखोगे क्या? वो एंगल से अभी पढ़ाई करना। आपको समझ में आ गया? आई नो आपको समझ में आ गया है कि शेयर होल्डर अलग है, डायरेक्टर्स अलग है। ये शेयर होल्डर जो होता है, ये ओनरशिप होती है इनकी कंपनी, दे आर द ओनर्स एंड दीज आर द मैनेजर्स। ये आपको समझ में आ गया। बट आधा पेज लिखना है, कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे आधे पेज में? तो इन कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन हाउएवर इट इज नॉट प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि इतने सारे जो शेयर होल्डर्स है, कोई कहीं से है कोई कहीं से है, वो मैनेज कर पाए पूरी कंपनी को। क्यों नहीं है गाइस? आप बोलो मुझे रीजन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द शेयर होल्डर्स। खुद ने पैसा लगाया, खुद कंपनी मैनेज करोगे तो आप बहुत बेहतरीन तरह से कर सकते थे। बट क्या रीजन है कि शेयर होल्डर्स दे कैन नॉट बी मैनेजमेंट? व्हाट आर द रीजंस? because they are large in numbers, because they are from all over the India. yes or no? in fact आजकल फॉरेनर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अलाउड है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? द शेयर होल्डर्स, जो आपके मन में आ रहा है वही है। द शेयर होल्डर्स आर लार्ज इन नंबर, बहुत सारे हैं। और ना कोई कहीं से, कोई गांव से, कोई खेड़े से है, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कर्नाटक से है। फिर दे आर स्कैटर्ड, और तो और दे कीप ऑन चेंजिंग। जो शेयर होल्डर्स है वो अपने चेंज होते रहते हैं, बिकॉज जो कंपनी ने, ठीक है, कंपनी, मान लो आप शेयर होल्डर्स हो तो आपने अपने शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया, आपने अपनी सिस्टर को दे दिया, या आपने अपनी सिस्टर के गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में उनको शेयर्स दे दिए, ठीक है। दर्शन अपनी जो सिस्टर है उसको बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो दर्शन क्या कर रहा है? दे कीप ऑन चेंजिंग। ये समझ में आ रहा है? अब दर्शन शेयर होल्डर रहा ही नहीं, उसने अपने शेयर अपनी बहन को दे दिया, तो अब शेयर होल्डर कौन हो गई है? उसकी सिस्टर हो गई। अगर ऐसे तुम फ्रिक्वेंटली तुम अगर शेयर होल्डर्स चेंज होने लग गए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी तुमको अथॉरिटी देने वाली है कंपनी मैनेजमेंट करने के लिए? तो ऐसा होगा कि हर दिन कितने शेयर होल्डर्स चेंज होंगे। समझ में आ रही है बात एवरीबॉडी? ये 3 पॉइंट ध्यान में आ रहे हैं? बोलो, इज दिस 3 पॉइंट्स आर क्लियर? पहला रीजन क्या है बोलो? व्हाई शेयर होल्डर्स आर नॉट द मैनेजर्स? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं वापस से बोल रही हूँ, दिस पॉइंट आर वेरी इजी, बट इसी में तुम फंसोगे, तुमको लिखने को एग्जाम में नहीं आएगा। फर्स्टली, शेयर होल्डर्स आर लार्ज इन नंबर्स, दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर, दे आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। एंड थर्ड पॉइंट बोलोगे, दे कीप ऑन चेंजिंग, दे शेयर होल्डर्स दे कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है, थ्रू परचेज एंड सेल ऑफ देयर शेयर्स।
बिल्कुल अपने मन से लिखो, आपको सिर्फ पॉइंट समझ में आ गया, बाकी तुम अपने मन से लिखो, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं दे अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, दैट विच इज योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग अपॉइंट करते हैं। दैट इज कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितने भी पॉलिसी के डिसीजन होते हैं वो सब कौन लेता है? मान लो कंपनी में ना एम्प्लॉयज से रिगार्डिंग कोई पॉलिसी बनानी है, दिवाली है, बोनस देना है या नहीं देना है, कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग होनी चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स, आने जाने का जो उनका खर्चा है वो उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ यस, इफ ही इज इन योर हाईएस्ट पोस्ट, अच्छे अगर अच्छे पोस्ट में है तो ऑब्वियसली उनको कार एंड आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह मिलना चाहिए, यस और नो। बट नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है तो नहीं, ऑब्वियसली क्वालिफाइड है, अगर वो कंपनी के CEO CFOs में है, मतलब हायर अथॉरिटीज, अभी आप सिर्फ इतना समझो, अगर वो हायर अथॉरिटीज है तो ऑब्वियसली मिलना चाहिए। तो ये जो कंपनीज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह होती है ये सब कौन बनाता है? कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाता है। कंपनी वो लोग मैनेज ही तो कर रहे हैं कंपनी को। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे बोलोगे आप, आंसर्स कैसे लिखोगे? कि पहली पॉइंट, भाई ये दोनों सेपरेट है, शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। इतने सारे होते हैं शेयर होल्डर्स जो है वो इतने सारे होते हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू मैनेज द कंपनी। क्यों नहीं है? बिकॉज लार्ज नंबर है, बिकॉज वो स्कैटर्ड है, बिकॉज और क्या बोलोगे आप, क्योंकि देयर शेयर्स दे कीप ऑन चेंजिंग, जो शेयर होल्डर्स है दे कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ द शेयर सेल एंड परचेज ऑफ द शेयर्स, ठीक है एवरीबॉडी। अच्छा खुद से मैनेज नहीं हो सकता तो क्या करोगे? तो तुरंत एक पॉइंट क्लिक हुआ माइंड में, तुरंत देखो दूसरा पॉइंट क्लिक हुआ कि क्योंकि खुद से मैनेजमेंट नहीं हो सकता है तो तुम अपॉइंट करोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पॉलिसी डिसीजन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो दिस 3 पॉइंट्स आर क्लियर। अंदर लिखना क्या है ये भी समझ में आया आप सभी को? बोलो एनी स्टूडेंट, एनी डाउट टिल हियर? सबसे पहले हमने यहाँ पे आके पढ़ा कि तू तेरा मैं मेरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ लफड़े चाहिए ही नहीं, मैं तेरा खर्चा नहीं उठाने वाला, फोकट के खर्चे हैं, ठीक है, जिसमें आप चीटिंग कर रहे हो तो नॉट अलाउड। तो मेंबर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करता है, खत्म। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या बोलोगे? वो आर्टिफिशियल पर्सन है यार, खुद से काम नहीं कर सकता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू काम करेगा, वो लीगल उनके राइट्स होते हैं, वो असेट परचेज कर सकता है खुद के नाम पे, सेल कर सकता है, एम्प्लॉयज अपॉइंट कर सकता है, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है, कोई प्रोजेक्ट कर सकता है बड़ा। एंड यहाँ पे आप क्या बोलने वाले हो कि इसका जो ओनरशिप है और जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग होता है। ये दोनों ये रियल ओनर्स होते हैं, प्रैक्टिकली ये जो है मैनेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 3 पॉइंट्स है, लार्ज, स्कैटर्ड एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। जो शेयर्स होल्डर्स है, जो शेयर्स है वो कीप ऑन चेंजिंग, इसलिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सारे पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। डन एवरीबॉडी? यो अब आज आपके लिए होमवर्क है, इवन इफ यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑफलाइन, आज आपके लिए होमवर्क है, लिख कर देखो ये आंसर्स, लिख के देखो। 3 to 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट में पूछते हैं, फिर वहाँ पे आप फंसोगे कि मैम मैं समझ में तो आ गया ना, लेकिन ना एग्जाम में ये सारे पॉइंट इतने कंफ्यूजिंग थे मैम कि लिखने को ही नहीं आया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने देखा पूरा अपने मस्त तरह से किया, बस अब आप इसके एटलीस्ट 2 बार लिख के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने भेजोगे, ठीक है। कंपलसरी, अगर आप होमवर्क अच्छे से कर रहे हो ना, लेक्चर्स टाइम पे आ रहे हो, लेक्चर्स सुन रहे हो रेगुलर वे में, आपको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको आउट ऑफ मार्क्स है। बस जितना बोला जा रहा है बस उतना करो, खत्म, मोर देन इनफ है, ठीक है। ओके गाइस, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज।